हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और ये कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के काम में काम करती है, लॉजिस्टिक्स का काम करती है, साथ में वेयर हाउसिंग की जो सर्विसेज वो भी प्रोवाइड करती है। एक छोटी कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। जैसे कि हम लोग इस वीडियो के थ्रू कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, उससे पहले हम बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड। तो कंपनी का नाम है प्राणिक लॉजिस्टिक्स। अभी बेसिकली देखा जाए तो जिसका ज़्यादातर जो रेवेन्यू आ रहा है वो वेस्ट बंगाल से आ रहा है इस कंपनी का। और ये कंपनी जो है 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच में कंपनी अपना आईपीओ खोल रही है। 77 का इन्होंने अपना जो कट ऑफ प्राइस रखा है और 1600 का लॉट चाहिए था आपको। 1,23,200 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट। यहाँ पर कंपनी 22 करोड़ 47 लाख रुपए उठा रही है, जिसमें कंपनी खुद की जो पूरी वैल्यू लगा रही है दैट इज 84 करोड़ 78 लाख रुपीज़। ठीक ठाक मतलब कंपनी है, छोटी कंपनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देने कंपनी क्यों पैसे उठाने की ट्राई कर रही है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें एक्सपेंस जो हमें इन्वेस्टमेंट करना है टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, कि हमें और फास्ट पेस्ड काम करना है, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना, ऐप्स डेवलप कर लेना अपने लिए, उस टाइप से कैपिटल एक्सपेंस। दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है कि हम लोग और वेयर हाउसेस खोलना चाहते हैं हमारे, उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। साथ में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दैट इज़ कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसमें कैश की थोड़ी कमी पड़ रही है, और फ्यूचर में जो आने वाले टाइम के अंदर जिससे भी हमारा बिजनेस बढ़ रहा है हमें कैश की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वहाँ पर पैसों की ज़रूरत है कि खर्चा ज़्यादा है और पैसा कम पड़ रहा है खर्चे को मीट करने के लिए। दैट्स यहाँ पर यही कंपनी का मेन मतलब लॉजिक है पैसे उठाने के पीछे। यहाँ पर जो प्रमोटर लोगों के पास में 100% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में 74% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। दैट्स अगेन नाइस थिंग। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी को। देखते हुए हम लोग थोड़ा सा और कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी के जो मेन करता धरता है उनका नाम है प्रणव कुमार सोनथालिया जी। अब यहाँ पे इनकी अगर उम्र देखी जाए तो 29 साल के हैं। और बाद में श्रद्धा कुमारी जी, ये भी ज़्यादा ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इनकी उम्र भी शायद 23 के आसपास की है। सो अगर प्रणव कुमार जी की बात किया जाए तो ये इन्होंने 20 साल की उम्र के अंदर में ये कंपनी की शुरुआत की थी, और अभी से 29 ईयर्स के हैं, तो इनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड के अंदर में, जो कि कॉलेज से पहले से ये कर रहे हैं। तो एक अब सोच के देखो, उस उम्र से कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा बिजनेस में हो ही गया, बट स्टिल अभी भी उम्र जो है वो गर्म खून है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो बाई जो कंपनी के पास ऊपर कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी आज के दिन जो टैक्स से रिलेटेड है, एक जो कि 2 करोड़ 86 लाख की है, जिसके अंदर में कंपनी को इतना रुपया कमाना पड़ सकता है अगर वो केस जीते तो। नहीं जीते तो यहाँ पर 93 करोड़ रुपीज़ की कंपनी को कंटिजेंट लाइबिलिटी है, 93 लाख की कंटिजेंट लाइबिलिटी है, जस्ट बिकॉज कंपनी को यहाँ पर गिरवी रखे हुए हैं पैसे, बैंक जो बैंक गारंटी होती है उसके अंदर में। और नेक्स्ट कंपनी 2015 में खुली है, 2024 के अंदर में कंपनी ने अपना प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे कि कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसा उठा सके। अब हम भी देख रहे हैं किस तरीके से एसएमई सेगमेंट के अंदर में आईपीओ का क्रेज आ रखा है। लोग बस कंपनी नहीं देख रहे, पैसे फेंक रहे हैं, तो कंपनियां भी पैसे उठा रही हैं। मतलब तुम अगर पैसे फेंकोगे तो उठाने वाले मिल जाएंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर इनकी प्रणव कुमार सौंदर्या जी की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसको हम लोग रीड कर सकते हैं। क्या एड्रेस है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, एंड कब से ये कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए तो इनकी श्रद्धा कुमार 23 ईयर्स की एज है यहाँ पर देखा जाए तो, और दूसरा इनको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो ये मेरे को देखते हुए लग रहा है कि ये लिखना तो चाहते थे 10 साल, बट लिख नहीं पाए, क्योंकि 18 साल की उम्र से नीचे के लोगों को काम नहीं लगवा नहीं सकते ना, बिकॉज अगर 10 साल लिख देंगे तो जेल में रहना पड़ सकता है। तो यहाँ पर 23 साल की उम्र में 5 साल का एक्सपीरियंस है, 18 साल को कैलकुलेट करते हुए। वैसे देखा जाए तो 9 साल का एक्सपीरियंस इनको भी हो गया, क्योंकि भाई अगर बिजनेस चलाएगा तो यू नो मतलब आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी के अंदर में 625 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी के अंदर में आज के दिन टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जिनकी संख्या है टाइम के साथ में हर साल बढ़ती ही जा रही है। नाउ दैट्स वेरी गुड, बट यहाँ पर जो रिटेंशन रेशियो है, कस्टमर रिटेंड, वो रेशियो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है पिछले सालों के मुकाबले अगर देखा जाए तो, कि रिटेन रख पाना, कस्टमर्स को अपने यहीं पर रख पाना, वो कहीं और पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो रेशियो काफ़ी अच्छा नहीं है। मतलब नए कस्टमर्स कंपनी को ढूंढने पड़ रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखा जाए तो कंपनी के पास में आज के दिन 53 के आसपास में, सॉरी कितनी 86 खुद की गाड़ियाँ हैं, जिनके अंदर में देखा जाए तो ये टाटा की जो टाटा होती टाटा की टाटा एस हो गई, या फिर कैंपर हो गई, महिंद्रा की वो गाड़ियाँ हैं। कैंपर नहीं बोलूँगा, वो कौन सी पिकअप पिकअप जो है वो गाड़ियाँ, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का काम करती है, तो इसी टाइप की जो लोडिंग वाली व्हीकल्स होते हैं उनकी वो 86 के आसपास में है, अलग अलग वेराइटी के। यहाँ पे देखा जाए तो स्मॉल व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का यहाँ पे डिटेल दी हुई है।
अब यहाँ पे कंपनी के पास में 30 वेयर हाउसेज हैं, बट सारे के सारे वेयर हाउसेज जो हैं वो लीज पर हैं, कोई भी कंपनी द्वारा ओन्ड नहीं है। दैट मीन्स कि कंपनी जहाँ पर भी काम करे, और जो वेयर हाउसेज हैं वो भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे वेयर हाउसेज हैं मैक्सिमम जो हैं। बाकी कुछ जो वेयर हाउसेज हैं वो ठीक ठाक बड़े भी हैं। अब यहाँ पे ये कुछ कस्टमर्स के कंपनी के पास में नाम दे रखे हैं कि इन कस्टमर्स को हम लोग आज के दिन केटर करते हैं। कंपनी का मेन बिजनेस जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इसी साइड में, मतलब वो जो ईस्ट इंडिया का जो बेल्ट है उस साइड में कंपनी का मेनली बिजनेस फैला हुआ है। यहाँ पर कंपनी के पास में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है या फिर जो ब्रांच ऑफिस है वो भी यहाँ पर लीज पर ही है। सो दैट मीन्स कि कंपनी के पास में कोई भी आज के दिन प्रॉपर्टी जो है वो ओन्ड नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन लीज। कंपनी का जो लोगो है वो रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का थोड़ा सा आरएचपी को रीड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा बैलेंस शीट को देखना चाहिए। तो बैलेंस शीट के अंदर में देखने पड़ते हैं, अगर हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट को, तो यहाँ पर 35 करोड़ रुपीज़ पूरे कंपनी में पैसे लगे हुए हैं, जिनमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज़ 11 करोड़ 43 लाख रुपए। एज ऑफ जून जो है 12.5 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। सो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 38 करोड़ रुपए कंपनी में लगे हुए हैं। बाकी जितना भी पैसा लगा हुआ है 12 करोड़ रुपए के अलावा, 12.5 करोड़ रुपए के अलावा वो उधारी का पैसा लगा हुआ है। अभी पैसा पूरा मिला के लगा हुआ कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये उधारी में पड़ा हुआ है कि कंपनी ने जिनको जो कस्टमर से जिनको कैटर करती है उनके उधारी में पड़े हैं, उन्होंने पेमेंट अभी तक किया नहीं है 23 करोड़ रुपए के आसपास में। बाकी 8-8.5 करोड़ रुपए के आसपास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, ताकि कंपनी को कभी भी उधारी की जरूरत अगर बैंक से लोन मिलना पड़े तो आसानी मिल जाए। ड्राफ्ट जो होता है जिसको क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, या फिर कुछ समय के लिए लोन मिल सके, तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर कैश भी रखा हुआ है बैंक के पास में। नेक्स्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड प्लांट में कंपनी ने 4.5 करोड़ रुपए जो है लगा रखे हैं आज के दिन। पिछले साल के मुकाबले जो मार्च 2024 तक के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 70 लाख रुपए और इन्वेस्ट किए हैं। दैट्स नाइस। अब यहाँ पे कंपनी का अगर हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो 2022 के मुकाबले 2023 के अंदर में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला, 2024 के अंदर में अच्छा खासा इंक्रीज नहीं देखने को मिला। यहाँ पर जो है वैसे देखा जाए तो 60 करोड़ से 66 करोड़ रुपए हो गए, तो कितना मान के चलोगे, 10% का इंक्रीज है, ठीक ठाक ही है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट डेटा है जो कि एक क्वार्टर का ही है, यहाँ पर 1 क्वार्टर का, तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक अच्छा खासा इंक्रीज है, बिकॉज इस एक क्वार्टर को अगर हम लोग पूरे साल का प्रोडिक्शन करने की कोशिश करते हैं 80 करोड़ रुपए के आसपास में जाता है। दैट मीन्स कि कंपनी का रेवेन्यू जो है लगभग 25% के आसपास में इंक्रीज हो जाएगा प्रोजेक्शन वाइज। दैट्स नाइस। बट यहाँ पर एक मेरे को दिक्कत भी नज़र आती है कि कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा सा खेल किया है। क्या खेल किया है उसकी अगर बात करते हैं तो कंपनी ने, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं 2024 के अंदर में आईपीओ लेके आई है, तो यहाँ पे 2024 का जो डेटा है उसके अंदर में खेल किया हुआ लग रहा है नेट प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो मेन एक्सपेंस है दैट इज़ दिस वन, ये है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के अंदर जो मेन बिजनेस है वो है फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग। दैट मीन्स कि कंपनी का जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के अंदर जो कंपनी का खर्चा होता है वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो उसकी बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग का जो खर्चा है वो कंपनी का कम हुआ, जबकि पिछले साल जो है रेवेन्यू ज़्यादा था, रेवेन्यू कम था तो खर्चा ज़्यादा था। इस साल रेवेन्यू ज़्यादा है तो खर्चा कम है, ये कैसे हुआ? ये तो एक ही तरीके से हो सकता है कि रेवेन्यू ज़्यादा दिखाया गया हो। तो ये थोड़ा सा इश्यू मुझे नज़र आया है यहाँ पर कि अदर एक्सपेंसेस जो हैं पिछले साल के मुकाबले घटे हैं, और जिसमें भी मेनली जो खर्चा है वो फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग का है, जो कि जिस बिज़नेस के अंदर में हम लोग हैं वही बिज़नेस का मेन खर्चा जो होता है वही घट गया है। कैसे? आई डोंट नो। रेवेन्यू बढ़ गया बट खर्चा घट गया है, तो जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया तो यहाँ पे कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट बढ़ गया। ग्रोस प्रॉफिट के बाद में जो टैक्स पे करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट बचता है वो 4 करोड़ रुपए जो है वो रहेगा, जबकि पिछले साल जो है 93 लाख रुपीज़ ही कंपनी ने कमाए थे। जबकि रेवेन्यू का जो इंक्रीज है वो 10% का है, और नेट प्रॉफिट का इंक्रीज जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगभग 4 से 4.5 गुना हो गया है, जस्ट बिकॉज की फ्राइट एंड फॉरवर्ड का जो एक्सपेंस है वो कंपनी ने काफ़ी घटा दिया है। कैसे तरीके घटा है समझदार लोग समझ गए, बाकी न समझदारी बढ़ाओ। बाकी नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स ठीक है जब, बट यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो कंपनी का अदर एक्सपेंसेस ठीक ठाक है, वापस रेंज में आ गया है जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग। बस यहाँ पर सिर्फ एक 2024 का ही रिजल्ट में घटा हुआ है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है इस साल जो है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन वाइज देखा जाए तो 3.5-4 करोड़ रुपये के आसपास में जा सकता है। अब थोड़ा सा कैश फ्लो की अगर बात कर लेते हैं तो कैश फ्लो कुछ खास अच्छा नहीं है, बिकॉज कंपनी का जो कैश फ्लो पॉजिटिव रह पा रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बोरोइंग्स। कंपनी सिर्फ लोन पर पैसा उठा के ही
अपना धंधा जो है उसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर लोग देखते हैं तो कंपनी ने जैसे कि लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 5.5 करोड़ रुपए निकाले हैं, जिसमें से भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इन्होंने इसको ऐड कर दिया, जो कि इंटरेस्ट वाला अमाउंट है वो तो जाएगा ही बैंक के पास में, तो इसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं। बेसिकली अगर इस पैसे को ऐड किया जा सकता है तो 7.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने, जो मतलब कैश आना चाहिए, राइट, 7.5 करोड़ रुपए का कैश आना चाहिए बिजनेस के अंदर में, बट यहाँ पर 9.25 करोड़ रुपए तो बकाया रह गए। दैट मीन्स कि कंपनी के पास में कुछ नहीं बचा है, उल्टा जो काम कर दिया उसके पैसे भी नहीं आए हैं। प्रॉफिट छोड़ो, जो घर से हैं वो पैसे अटक गए हैं। बाकी जो पैसा फिर भी कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए उठाने पड़ रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे एक तो ट्रेड्स पेएबल पॉजिटिव, दैट मीन्स कि उधारी में पैसा उठा रहा, मतलब जो कंपनी को भी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है उनको पेमेंट नहीं किया। दूसरा, करंट लाइबिलिटीज़ की कंपनी की इस साल की जो कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, खर्चा है, वो कंपनी ने नहीं चुकाया है। दूसरा, कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी की है, लोन उठाया है शॉर्ट टर्म के ऊपर में इसी साल चुकाने के लिए 4 करोड़ रुपये। तो मतलब पूरा का पूरा धंधा जो बिजनेस है इस साल का चल रहा है कैश के अंदर में, जो कि उधारी के पैसों से चल रहा है। दैट्स बैड, इसीलिए कंपनी बोली कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है हमें। तो कंपनी अब देखा भी जाएगी, कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल बहुत ज़्यादा रह रहा है, बिकॉज कंपनी अपने आप को एक्सपेंड भी बहुत अच्छे से कर रही है। बट द थिंग इज कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर में कुछ खास इंक्रीज यहाँ पर पिछले 2023 के मुकाबले 2024 में था नहीं, फिर भी ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छे खासे रह गए। दैट मीन्स कहीं तो दिक्कत है, अभी सीख रहे हैं, राइट, अभी एक्सपीरियंस होल्डर में बाकी 20 ईयर्स से काम कर रहे हैं, तो काफ़ी प्रेशर होता है, बाकी अभी सीखने की उम्र है तो आगे बढ़ रहे हैं, बट लाइक नया खून है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। नेक्स्ट अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी के नेट जो कैश जो फ्लो में, कैश फ्लो के अंदर में जो कैश पॉजिटिव है ऑपरेशंस की वजह से, वो पॉजिटिव है तो सही, बट बेसिकली देखा जाए तो प्रॉफिट्स की वजह से पॉजिटिव नहीं है, लोन्स की वजह से पॉजिटिव है। दैट्स नॉट ए गुड थिंग, दैट्स अ बैड थिंग, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। ओवरऑल अब क्या देखा जाए तो कंपनी का अगर हम लोग पीई/पीवी रेशियो के हिसाब से कंपनी को एक बार कंपेयर भी करके देख लेते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके साथ में, तो लेटेस्ट डेटा के जो अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन वाइज देखा जाए तो कंपनी 1 करोड़ रुपये 3.5 से 4 करोड़ रुपये के आसपास में कमा लेगी। तो 4 करोड़ रुपये अगर कमा लेगी इस साल, जो लेटेस्ट डेटा है उसके प्रोजेक्शन वाइज देखा जाए तो यहाँ पर उसके हिसाब से जो कंपनी ने वैल्यू लगाई है, तो जैसे करोड़ रुपए की, तो यहाँ पर 21 का पी 21 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं लिस्टेड कंपनियों के साथ में, तो यहाँ पर इसका है 37 का। और भी इस तरह की कंपनियां जो काम करती हैं उनका है 19 का, 70 का, 23 का, इससे महंगे में, मतलब उससे भी कम, इस कंपनी से भी कम कमाइयाँ कर रही हैं। बट उनका जो कैश फ्लो, एक बार हम लोग एसजे के साथ में एक बार चेक कर लेते हैं, इसका कैश फ्लो किस तरीके से चल रहा है, तो इसका कैश फ्लो भी बेकार ही चल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स बेकार हैं। बट ये कंपनी तो इन्होंने बताई है, कंपनी वालों ने खुद ने। हम लोग अपनी तरफ से अगर देखते हैं तो इसी टाइप की दूसरी कंपनी जैसे टीवीएस, एल कार्गो लॉजिस्टिक्स, वीआरएल लॉजिस्टिक्स को देख लेते हैं एक बार। हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना है कि उनका, इन कंपनियों का सिर्फ इसी का बेकार है कि सभी का ही बेकार है। सो देयर इज द कैश फ्लो ऑफ वीआरएल लॉजिस्टिक्स। तो इसके अगर देखा जाए तो रिसीवेबल्स 9 करोड़, सो वीआरएल लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छे से, मतलब इनका कैश फ्लो ठीक है, सुधरा हुआ है। तो इनका भी क्या रेवेन्यू के अंदर में इंक्रीज आया है, रेवेन्यू के अंदर में अच्छा खासा इंक्रीज आ रहा है, हर साल आता ही जा रहा है। दैट्स नाइस। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है, बट पैसे को भी संभालना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कस्टमर्स को रिटेन कैसे करके रखा जाए। दूसरा, थोड़ा सा अभी एक्सपीरियंस्ड जो हैं वो अभी भी जवान ही हैं, और बेसिकली परिवार के लोग ही संभाल रहे हैं। 23 साल की उम्र के यहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बन के बैठे हैं। सो कंपनी जो है बच्चों के हाथ में है अभी, वैसे देखा जाए तो बच्चे भी ठीक ठाक चला रहे हैं। अब आपको बाकी क्या डिसीजन लेना, पॉजिटिव नेगेटिव, आपके हिसाब से आप अपना ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अभी के हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करूँगा। फ्यूचर के अंदर में देखेंगे, लेटेस्ट जो डेटाज आएंगे आने वाले जो टाइम के अंदर में, क्वार्टरली डिटेल्स आएंगी, उसके हिसाब से फिर देखेंगे किस तरीके से। हाफ ईयरली डिटेल है, क्योंकि इस टाइप की कंपनियों की हाफ ईयरली डिटेल आती है, बिकॉज एसएमई सेगमेंट में हाफ ईयरली और ईयरली डेटा ही सामने आता है। सो अभी सितंबर का डेटा आएगा, उसमें देखते हैं किस तरीके से रहता है, उसके बाद में देखेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर में कैसा रहता है। अभी फिलहाल के लिए आई वुड स्टे पुट। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली कोई भी डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और उसके बाद में डिसीजन लें। सी यू टुमारो।